तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उनमें कौन से लॉज लगते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेशनरी ब्लॉक है, मतलब कि वो किधर मूव नहीं हो रहा है और आप इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो। फोर्स एक वेक्टर है, तो आप इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ले लेते हैं हम 10 न्यूटन। तो आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लॉक जो है काफी हल्का है, मतलब आप उससे इजीली मूव कर सकते हो। तो ये जनरल नॉलेज है कि वो जो ब्लॉक है सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। उस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो रहेगा 10 न्यूटन का और वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, पर अभी क्या होता है कि एक आदमी आता है और वो आपको रोकता है ब्लॉक मूव करने से। वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में, समझिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन से। तो अभी आपको पता है कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, सामने वाला कम लगा रहा है। तो अभी भी जो ब्लॉक है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव होगा, बट जो इफेक्टिव फोर्स जो इस पे एक्ट होगा वो अभी 10 न्यूटन नहीं रहेगा, वो 10 माइनस 5 न्यूटन रहेगा। ये कैसे हम बता सकते हैं? ये हम लोग को जनरल नॉलेज है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और आपको सामने से कोई रोक रहा है तो ऑब्वियसली है कि वो ब्लॉक थोड़ा धीरे मूव करने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन टर्म्स में बात की। अभी हम वेक्टर नोटेशन में बात करेंगे कि वेक्टर्स में कैसे बोलेंगे। तो मैं ये वेक्टर्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर है जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का जिसका मैग्नीट्यूड था, इसको मैं नेम दे देता हूँ पी वेक्टर। और अपोजिंग वाले पर्सन का वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन और इसको मैं क्यू बार दे देता हूँ नाम क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अभी ये जो दो वेक्टर्स है ये जो है एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब कि वो एक सेम लाइन के अंदर है। जैसे कि आप ऐसा देख सकते हैं, इसमें 10 है, 5 है, समझिए। तो ये सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के वो पैरेलल है। तो ऐसे केसेस में आप जब दो वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग ए सेम लाइन इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि उनका डायरेक्शन या तो सेम हो सकता है या तो अपोजिट हो सकता है, बट वो सेम लाइन पर है, तो तब आप उन वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब तो अभी जब अब जैसा देख सकते हैं कि एक वेक्टर राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा उससे एक न्यू वेक्टर बनेगा जो राइट साइड में ही रहने वाला है। और ऐसे वेक्टर को हम, इस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, रिजल्टेंट वेक्टर के। ये रिजल्ट होता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का नाम ले लेता हूँ मैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। माइनस इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है और पी वेक्टर बड़ा है इसलिए मैंने पहले लिखा है। तो ये हो गया वेक्टर नोटेशन। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड का कैसे लिखेंगे? हम मैग्नीट्यूड के लिए अलग नोटेशन देंगे कि जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर इज इक्वल टू पी का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू। इसका मतलब है पी का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा वो 5 न्यूटन है। तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वो ये साइड में आएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 5 न्यूटन रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके। 2 मिनट इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है, कि आप उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो जिनका यूनिट सेम हो, मतलब जो सेम टाइप के वेक्टर्स हो। जैसे कि इस एग्जांपल में ये दोनों वेक्टर्स भी फोर्स थे, इसलिए आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाए। बट अगर एक आपके पास फोर्स वेक्टर है और एक वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स अलग है। ये मीटर पर सेकंड में हो सकता है, ये न्यूटन में होगा, ये आप यूनिट्स ऐड नहीं कर सकते। आपको रिजल्टेंट वेक्टर ही नहीं आएगा, ये गलत है। तो ये बात का ध्यान रखना। और अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये दूसरे एग्जांपल में हम अपोजिशन वेक्टर को, मतलब अपोजिंग पर्सन को हटा देंगे जो हमें अपोज कर रहा था पिछली बार, पिछले एग्जांपल में।
और इधर आपके एक फ्रेंड को लाएंगे जो आपकी मदद कर रहा है ब्लॉक मूव करने में सेम डायरेक्शन में। चलिए उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 7 न्यूटन, मतलब कि आप और आपका दोस्त अलग 10 न्यूटन और 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अभी पिछले एग्जांपल में आपको समझ में आ गया हो, तो इस बार जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हमारा वो रहेगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर। p वेक्टर आप हो, q वेक्टर आपका फ्रेंड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो p वेक्टर प्लस q वेक्टर रहेगा और उसका डायरेक्शन सेम इसी साइड रहेगा। और मैग्नीट्यूड की जहाँ पे बात करें वो रहेगी r इक्वल्स टू p प्लस q, जो होगा 10 प्लस 7 इक्वल्स टू 17 न्यूटन। ठीक है, ये काफी सिंपल था एग्जांपल। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एग्जांपल है। ये थर्ड एग्जांपल में ये सेम वही पिछले एग्जांपल वाला ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, बस आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो। आप इसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये ग्राउंड, ये रोड है आपका जो ग्राउंड था पिछले बार में, और ये आपका सेंटर में ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पे फोर्स लगा रहे थे 10 न्यूटन का। ठीक है, और इस बार जो आदमी आपको आता है जो आपको अपोज करता है, बट वो सामने से नहीं आता, वो आपको साइड से धक्का दे रहा है आपके ब्लॉक को, समझिए 5 न्यूटन से। तो अब आप इन वेक्टर्स को कैसा ऐड करोगे? पिछले बार में वो दोनों, क्योंकि दोनों एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, सेम लाइन पे लाई कर रहे थे, इसलिए आप उनको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, उनके मैग्नीट्यूड भी इजीली निकाल पा रहे थे। बट अभी इनके बीच में एक एंगल है, ये कोई एंगल है, अभी तो 90 परपेंडिकुलर है, बट कोई एंगल हो सकता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है या कैसा भी। ठीक है, तो अभी जब दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल हो, मतलब वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तब हम हमारे वेक्टर्स लॉ यूज करते हैं एडिशन के लिए। तो सबसे पहला वेक्टर लॉ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है हमारा ट्रायंगल लॉ। काफी सिंपल है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि आप अपना पहला वेक्टर ले लीजिए कोई, मैं 10 न्यूटन वाला वेक्टर लेता हूँ पहला। ठीक है, मैं इसको 10 न्यूटन ही लिखता हूँ, मैं इसको नेमिंग के लिए p वेक्टर बोल देता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड में 10 ले लेता हूँ। ठीक है, सेम वही वेक्टर है, इधर ड्रॉ किया है। और आप दूसरा वेक्टर लीजिए और उसको ऐसा प्लेस कीजिए, मतलब उसे ऐसा ड्रॉ कीजिए कि जो दूसरे वेक्टर का टेल है वो हमारे पहले वेक्टर को हेड को कोइंसाइड होए, मतलब वो एक पॉइंट पे रहे। देखिए जैसे कि टेल और हेड मैंने एक पॉइंट पे दोनों को एक ही साइड ड्रॉ किया है। तो ये आपका क्यू वेक्टर है, क्यू का मैग्नीट्यूड था 5। ठीक है, ये p वेक्टर इधर मैं लिख लेता हूँ, वेक्टर प्लस q। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि आप अपना पहला वेक्टर लीजिए और दूसरे वेक्टर को ऐसा प्लेस कीजिए कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करे। तो अब आप जैसा कि देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बन जाएगा अगर मैं एक लाइन खींच लूँ इधर, तो आप उसको एक ट्रायंगल बना दीजिए। और जो ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल का ये थर्ड जो लाइन हमने बनाया है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, सच दैट कि जो हेड है हमारे वेक्टर्स का, सेकंड वेक्टर का, वही हमारे रिजल्टेंट का भी हेड रहेगा। टेल जो फर्स्ट का टेल था सेम टेल, और जहाँ पर हेड है वहां पर ही हेड रहेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर हमारा। ये पॉलीगॉन लॉ से हमें पता चलता है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आर का मैग्नीट्यूड अभी के लिए मैं इसे नहीं बताता हूँ, इससे पहला अभी आप मुझे बोलेंगे कि मैं नहीं, मैं पहला वेक्टर लूंगा क्यू, मुझे क्यू लेना है। ठीक है, मैं क्यू ले लेता हूँ, क्यू वेक्टर पहला। और आप p को ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं कि उसका टेल q के हेड पर है, ये आपका p वेक्टर था। ठीक है, तो आप ट्रायंगल बना लेते हैं ये, और जहां पर हेड है, यहाँ पर हेड है, तो इधर ही हमारे रिजल्टेंट का भी हेड रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में भी रिजल्टेंट सेम ही डायरेक्शन में, कुछ चेंज नहीं आया। आपने भले वेक्टर्स को आगे पीछे शिफ्ट किया है दोनों वेक्टर्स को इन एग्जांपल्स में, बट जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर p वेक्टर प्लस q भी हो सकता है, और वो उसको उल्टा भी लिखे, मतलब आप शिफ्ट भी कीजिए प्लेसेस, तो भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लॉ पर जाने से पहला हम इसी के ही ट्रायंगल लॉ के और एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको आसानी होगी, आपको एक ग्राफ्स मिल जाएगा कि कैसे हमको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना है। तो मैं ये दो वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये आपका है सी वेक्टर और मैं एक बनाता हूँ, ये हमारा है डी वेक्टर। ठीक है, डी वेक्टर है, आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, अब इन दोनों को वेक्टर्स को ऐड करना है।
ठीक है, तो आप ट्रायंगल लॉ से कैसा करेंगे, चलिए हम सी वेक्टर को हमारा फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं, सी हमारा फर्स्ट ले लेते हैं और हम डी को ऐसा ड्रॉ करेंगे कि इसका जो डी का टेल है वो इसके हेड को आ जाना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, तो हम वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। सेम डी बनाऊंगा मैं इधर, ठीक है, तो ये हमारा डी वेक्टर है, डी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ कैसा बोल रहा है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये तो ज्वाइन करके ट्रायंगल बना लीजिए, और जहां पर हमारे वेक्टर का हेड है वहां पर हेड हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट का, और जहां पर टेल है वहां पर टेल हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया सी बार प्लस डी बार। आप रिजल्टेंट कुछ भी और भी लिख सकते हैं, आपको नाम लिखना है तो मैं तो वैसा रिजल्टेंट नाम ले रहा हूँ, आप इसको बी वेक्टर आप ले सकते हैं, आपको ऐसा जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर है लेकिन ये एक रिजल्ट है दोनों का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका स्ट्रेट है ऊपर, ये मैं ले लेता हूँ एक्स वेक्टर, और एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं वाई वेक्टर। मैं नेम एकदम इजी ले रहा हूँ, अलग भी नाम हो सकते हैं। तो अभी हम ट्रायंगल लॉसेस को सॉल्व करेंगे, तो आप किसको पहला लेना चाहेंगे, वो आप पर है। तो मैं x को पहला ले लेता हूँ और y को मूव करता हूँ, तो मैं इधर से y को हटा के इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया y वेक्टर। ठीक है, तो हमारा ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम, और जहाँ पर हमारा हेड है वहाँ पर हमारे रिजल्टेंट का भी हेड रहेगा, तो ये ट्रायंगल लॉ से हमको सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अभी हम मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, बट मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम दूसरा लॉ भी देख लेते हैं जिसे हम पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। पॉलीगॉन लॉ है ये, पॉलीगॉन लॉ कैसा है, ट्रायंगल लॉ का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब पॉलीगॉन लॉ कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर थे, हमने ट्रायंगल लॉ से इजीली कर दिया, हमें इधर किधर रिजल्ट आया था। बट अभी हम एक और वेक्टर ऐड कर देते कि एक और पर्सन आ गया है और आपको इधर से फोर्स लगा रहा है कुछ 5 न्यूटन का सेम, तब आप इसको कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है पॉलीगॉन लॉ से। आप ट्रायंगल लॉ से भी इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो ट्रायंगल लॉ से, कि आप पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो इस तरफ आने वाला है, फिर आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को लेंगे, मतलब इधर का इसके दूसरे वेक्टर का टेल आप इधर लगा के ऐसा करके आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं इजीली। तो ये ट्रायंगल लॉ को आप दो बार यूज करके कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा है। पॉलीगॉन लॉ भी कुछ इसी तरह का है, बट वो वन स्टेप है, मतलब आप एक ही बार में रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट निकाल लोगे। कैसे, आप जैसे ट्रायंगल लॉ में हम एक के टेल पे दूसरे का हेड लगाते थे, वैसे ही पॉलीगॉन में वैसा करना है, पर आप मल्टीपल टाइम्स करना है। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा बेहतर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था 10 न्यूटन वाला, सेकंड वेक्टर हो गया ये 5 न्यूटन वाला, सिंपल। अभी ये थर्ड वेक्टर हो गया हमारा, इधर बना लेता हूँ 5 न्यूटन, मैं थोड़ा इसको अलग बड़ा बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये रहा, ये 5 न्यूटन वाला रहा, और ये हमारा ये हो गया दूसरा 5 न्यूटन वाला। तो आप पहला, तो पॉलीगॉन लॉ में अब कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले इन दोनों को, जैसे ट्रायंगल लॉ में है ये हमारा रिजल्ट आ गया इन दोनों का, ठीक है, समझिए नाम ले लेता हूँ मैं, पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। ठीक है, कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो अभी पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे हम, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अभी आप इसे भूल जाइए, आप हमारे पुराने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ, बट वो है, बट समझने के लिए मैं उसे मिटा दिया। अब देखो ये आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, अब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका न्यू वेक्टर जो बनेगा ट्रायंग, ये ऐसा सेम ही ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बट ये मल्टीपल वेक्टर्स के लिए। तो आपको देखो डायरेक्टली आपको रिजल्ट आ गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये आपका है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अभी पॉलीगॉन लॉ जो है इसमें भी एक लॉ है, जैसे कि अभी हमने जो आंसर निकाला था वो था पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, हमने पहला सॉल्व किया था और उसमें ए वेक्टर ऐड किया था। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब आप पहला क्यू वेक्टर और ए वेक्टर को भी ऐड कर सकते थे और उस पे पी वेक्टर ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों का भी रिजल्ट सेम ही आने वाला था, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आपको समझ में आया हो। और अभी हम तीसरा लॉ देखेंगे जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ये नाम से हमको पता चल रहा है, पिछला वाला हमारा ट्रायंगल था तो हमें ट्रायंगल बनाना था, ये पैरेललोग्राम लॉ है तो इसमें हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल। ये देखिए, ये है एक पैरेललोग्राम का एग्जांपल। ये देख रहे हैं, ये अपोजिट, ये दोनों अपोजिट साइड है, पैरेलल है, ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ये पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, अपोजिट साइड जिनके पैरेलल होते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में हम सेम वाला ही सेम भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा देता हूँ एक प्रॉब्लम। ये समझिए, आपका है पी वेक्टर और इसको मैं ले लेता हूँ हमारा क्यू वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। अभी ट्रायंगल लॉ में हमने कैसा किया था कि हमने एक के हेड पे, एक के टेल पे दूसरे का हेड लगाया था, बट नहीं, हम पैरेललोग्राम काफी सिंपल है। पैरेललोग्राम में आपको कैसा करना है कि आपको वेक्टर्स को ऐसा ड्रॉ करना है कि उन दोनों का जो टेल रहे वो सेम पॉइंट पे रहे। इसका मतलब कैसे, मैं बता के दिखाता हूँ आपको कि आपको ये वेक्टर इधर ड्रॉ करना है, सेम वेक्टर। क्यों देख लीजिए, ये जो दोनों का टेल है वो एक ही पॉइंट पर आ चुका है अभी, तो ये पैरेललोग्राम में होता है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि आपको ये जो क्यू वेक्टर है इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। मैं डॉटेड में ड्रॉ करता हूँ ऐसा। सेम पी के लिए भी आपको एक ऑपोजिट साइड डॉटेड में ड्रॉ करना है पॉइंट क्यू से आप किधर भी नहीं पैरेलल ड्रॉ करेंगे, आपको इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी ये पैरेललोग्राम बन चुका है। तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अभी जो इसका डायगोनल बनेगा हमारा, जो हमारा डायगोनल बन रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस साइड रहेगा, मतलब उसका भी टेल हमारे दोनों के टेल जैसा था, उधर ही टेल रहेगा और हेड जो रहेगा बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बोलता है। ठीक है, पैरेललोग्राम के मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, एक और दिखाता हूँ। हम ये वाला सम ही कर सकते हैं पैरेललोग्राम से, जो हमारा 5 और 10 न्यूटन का था। तो मैं पहला 10 न्यूटन वाला बना लेता हूँ और 5 न्यूटन वाले को ऐसे बनाऊंगा कि ये एक दोनों के टेल्स जो रहेंगे वो मैच करेंगे, एक ही पॉइंट पर रहेंगे। तो ये हमारा 10 न्यूटन वाला था, ये 5 न्यूटन वाला था। तो अभी आपको 5 न्यूटन वाला जो वेक्टर है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उसके हेड से, मतलब यहाँ इस पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सेम 10 न्यूटन के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है 5 न्यूटन के हेड की तरफ से, ये इस तरफ से, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका डायगोनल बनेगा, इसका आगे चला गया थोड़ा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा और इसे हम बोलेंगे आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो ठीक है, हमने ये लॉस तो देख लिया और इन लॉस से हमको वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। लेकिन अभी तक हमको मैग्नीट्यूड का कुछ पता नहीं, मैंने पिछले समय मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था, मैं आपको बोला था मैं आगे बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो हम यही प्रॉब्लम ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा पिछला वाला ट्रायंगल लॉ से हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा 5 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का वेक्टर है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इसका मैं नाम ले लेता हूँ आर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि जो हमारा मैग्नीट्यूड रहता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इसका लेंथ है 5 यूनिट है, इसका 10 यूनिट है, वैसे ही। तो अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब है अगर मैं इस लेंथ को निकाल सकता हूँ, इस लेंथ को, तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। तो अभी मैं ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा। तो आप ये जैसे ये ट्रायंगल देख सकते हैं, अभी इस केस में ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये जो वेक्टर्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में एंगल जो है 90 है। तो ये काफी सिंपल है हमको ये लेंथ निकालना, क्योंकि एक हाइपोटेनस जैसा हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा,
और ये हमारा हाइपोटेनस हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम उसकी वैल्यू हम ऐसा निकाल सकते हैं। हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है हाइपोटेनस थ्योरम से, तो ये हम ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हमें हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये तो काफी सिंपल हो गई एक केस में, क्योंकि ये 90 था, 90 डिग्री था। बट हम क्या करेंगे, जब इनके बीच में कोई एंगल थीटा रहेगा, जैसे कि ये थीटा है या ऐसा होगा, तब आप रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे? तब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का। एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी थीटा एंगल पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो ये ज्योमेट्री से हम सॉल्व करेंगे, काफी सिंपल है अगर आप ध्यान दे तो हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं। मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने दोनों के टेल सेम रखे, क्योंकि मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा इनको। और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है थीटा। दोनों के बीच का कोई एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम लॉ में हम कैसे करते थे, हम पैरेलल ड्रॉ करते थे। जैसे कि इस वेक्टर का मैं पैरेलल इधर ड्रॉ करूंगा और इसका। ठीक है, तो जो हमारा डायगोनल होगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, और हमें अभी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो हम कैसे करेंगे इसे? हमने पिछले सम में इजीली हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था। तो हमें इसमें भी वैसे ही कुछ करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो हम इसे एक राइट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, तो हमको आसानी होगी, क्योंकि ज्योमेट्री से कर रहे तो हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। जैसे इसको मैं ले लेता हूँ ओ ए, इसको ले लेता हूँ मैं ओ ए, ओ बी एंड ओ आर। ठीक है, अब मैं इस ओ ए को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आर को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ कि सच दैट कि वो ओ ए के एक्सटेंशन से राइट एंगल बन जाए। ये देखिए 90 डिग्री बन गया है इधर। तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ओ आर, और इसको मैं ले लेता हूँ एम, तो अगर आप ट्रायंगल ओ एम आर को देखेंगे ओ एम आर, तो इन ट्रायंगल ओ एम आर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम ओ आर कैसे फाइंड करेंगे? ओ आर हमारा हाइपोटेनस है, इसलिए हम ओ आर स्क्वायर जो हमारा रहेगा वो रहेगा एम आर स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं ओ आर तो फाइंड कर पा रहा हूँ, मुझे ओ आर का इक्वेशन तो मिल चुका है, बट मुझे एम आर भी नहीं पता और ओ एम भी नहीं पता। तो हम अभी इसे निकालेंगे कैसा मिलता है हमें ओ एम और एम आर। अगर आप ओ एम को देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो ओ एम है वो है ओ ए प्लस ए एम। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इधर, एम आर स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए एम स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है? ओ ए मुझे पता है, ओ ए क्या है? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ओ ए, तो ये तो मुझे पता है। एम आर नहीं पता और ए एम नहीं पता, तो अभी हम इसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा मैं बताया था, ये पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम है मतलब जो ओ बी है और जो ए आर है ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मतलब लेंथ या मैग्नीट्यूड में बात करता हूँ इधर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर है वो ओ बी को इक्वल है। तो मुझे ओ बी का मैग्नीट्यूड है और ए आर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और ये जो एंगल है आर ए एम, ये एंगल ये भी थीटा है, क्योंकि पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। मैथमेटिक्स है ये, ज्योमेट्री है। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ आप एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, जिसका नाम है आर एम ए। इन ट्रायंगल आर एम ए, ठीक है, उसमें आप साइन थीटा निकालिए। मैं बताता हूँ क्यों। साइन थीटा अगर आप निकालेंगे वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसका अपोजिट है एम आर अपन, हमारा हाइपोटेनस था ए आर, बट ए आर मैंने बताया था ओ बी को इक्वल, इसलिए मैं ए आर की जगह पे डायरेक्टली ओ बी लिखता हूँ। तो हमें मिल जाएगा एम आर इक्वल्स टू ओ बी साइन थीटा। जैसे कि देख सकते हैं कि हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, एम आर मिल चुका है हमें। सेम वैसे हम कॉस थीटा निकालेंगे, वो होगा ए एम
अपॉन ओ बी, सेम वैसा ही कर रहे तो ए हमको मिल जाएगा ओ बी कॉस थीटा। तो अब देख सकते हैं कि हमें एम आर भी मिल गया है, ए एम भी मिल गया है, तो हम इसे इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ओ आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, और साइड में ले लेता हूँ, तो ओ आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा एम आर स्क्वायर, वो हो गया ओ बी साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए एम की जगह पे मैं लिखूंगा ओ बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सबके ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए टू ओ बी टू कॉस थीटा प्लस ओ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ही सिंपल है ये मैथ, हमने बस ब्रैकेट ओपन किया है। तो आप अभी इधर देखेंगे कि जो ओ बी साइन स्क्वायर थीटा है और ओ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें से आप ओ बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो मैं पहले इसको ओ ए स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, अब मैं ओ बी स्क्वायर लेता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ उसे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में मैं जैसा हमारा 2a ओ ए ओ बी बचा था वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे ऊपर लिख दिया है। तो अभी इधर देख सकते हैं आप, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है जिसका आंसर होता है 1, तो ये हो गया 1। तो अभी हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ आर हमारा आ गया रिजल्ट, क्या मिल रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी कॉस थीटा, ये सारा सब स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अभी जो ये है रिजल्ट, इसको मैं सिंपलर टर्म्स में लिखता हूँ कि अगर हमारे पास ये ओ ए की जगह पे, अगर हमारे पास ये ओ ए की जगह पे सिर्फ ए वेक्टर रहता और ये बी वेक्टर रहता और आर वेक्टर रहता, तो मैं सिंपलर टर्म्स में लिखता हूँ कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता वो रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू कॉस थीटा। ए बी ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा उन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, तो ये हमारे फॉर्मूला से हम कोई भी एंगल थीटा पे जब हमको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो, हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। समझिए हमारा कॉस जो है 90 है, जो हमारे एकदम प्रीवियस केस में था जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, याद है आपको वो 10 और 5 वाला। तो उसमें हमारा कॉस थीटा जो था, मतलब थीटा 90 था, तो कॉस थीटा जो रहेगा, सॉरी हमारा थीटा 90 था, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा 0 हो चुका है। तो जो हमारा आंसर बचेगा वो होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, हमने सिंपल हाइपोटेनस लॉ यूज किया था तो हमको मिल गया था, ठीक है। अभी हम दूसरा एक लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं जब हमारा थीटा 0 हो। थीटा 0 हो मतलब कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल ही नहीं बचा, मतलब जो दो वेक्टर ए और बी है वो एक के ऊपर एक ही लाई कर रहे हैं, मतलब वो हो गए पैरेलल, ठीक है। तो मतलब वो दो वेक्टर्स हो गए पैरेलल। तो अगर हम इधर पुट कर दे कॉस थीटा 0 करें तो कॉस थीटा ऑफ 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है, और स्क्वायर और रूट के कैंसिल होके आर इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि बराबर है ये कि थीटा अगर 0 मतलब कि दोनों भी वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, तो इस फॉर्मूला से हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैं ये इक्वेशन फिर से साइड में लिख देता हूँ अच्छे से, तो आपको दिखे कि हमने मेन डेरिवेशन क्या किया है। तो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू उन दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स उन दोनों वेक्टर्स को एक बार मल्टीप्लाई करना है और कॉस थीटा जो ए और बी के मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं इधर ही बस करता हूँ, बट हम फिर देख लेते हैं हमने क्या किया। आज हमने ट्रायंगल लॉ देखा, पॉलीगॉन लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा और हमने मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और मैं रिजोल्यूशन भी इसी वीडियो में कवर करना चाहता था, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन भी कोशिश करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तो इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बस करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।